Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of BS Economics second semester. Course is Principles of Macroeconomics. In the last lecture, we have studied the aggregate demand, aggregate supply, and equilibrium of the economy with the help of aggregate demand curve and aggregate supply curve. We have also studied the changes in equilibrium due to increase in investment or other determinants of aggregate demand and other determinants of aggregate supply, you can say. Today we are going to discuss the next topic, which is money. The course contents of today's lectures are money, definition, functions of money, components of money, and types of money. First, we will study what is money. पैसा क्या है? सिंपली है कि अगर आप देखें, मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पहले बताना चाहता हूँ आपको. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी देयर वाज अ बार्टर सिस्टम. समझते होंगे आप बार्टर सिस्टम या नहीं? चलें, जो स्टूडेंट्स नहीं समझते उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. बार्टर सिस्टम बेसिकली जब हम गुड्स के बदले में गुड्स जो है वो एक्सचेंज करते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे. एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अनदर गुड्स. मतलब किसी शख्स के पास वीट है और उससे जो है वो क्लॉथ चाहिए, तो वो उसको देकर जिसके पास क्लॉथ था उससे क्लॉथ जो है वो ले लेता था. तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था, मतलब अशिया के बदले में अशिया का तबादला. ये बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिनमें से बड़ी फेमस है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब मेरे पास वीट है और मैं वीट देकर उसके बदले में कपड़ा लेना चाहता हूँ. अब एक आदमी है जिसके पास कपड़ा है, लेकिन वो कपड़ा देकर उसके बदले में राइस लेना चाहता है. तो हमें ना सिर्फ दूसरा बंदा ऐसा तलाश करना पड़ता था कि जिसे आपकी कमोडिटी चाहिए, बल्कि उसके पास भी आपको जो चाहिए वो भी मौजूद हो. तो ये थोड़ी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और इस तरह की, और मेजरमेंट की प्रॉब्लम थी, यूनिट्स की डिवीजन की प्रॉब्लम थी. आप यूनिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे. किसी के पास भैंस है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते थे. और इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी. मेजरिंग यूनिट्स की, कैसे उसको मेजर करना है, कैसे वो इक्वल होगा या नहीं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से फिर मनी को इंट्रोड्यूस करवाएगा. स्टार्ट में कमोडिटी मनी इंट्रोड्यूस करवाएगी, और ऐसी चीज़ को एज ए मनी इंट्रोड्यूस करवाएगा जिसकी वैल्यू हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कह लें कि पहले वेरी स्टार्ट में तो जो खाने की चीज़ें थी, मतलब वीट और राइस वगैरह, इनको एज ए मनी इंट्रोड्यूस करवाएगा. उसके बाद जो है वो कॉइन्स वगैरह, गोल्ड के, सिल्वर के, मेटल के, इस तरह के कॉइन्स को जो है वो एज ए मनी इंट्रोड्यूस करवाया गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जो है वो आप कागज़ों की सूरत में देख सकते हैं मनी. सो मनी इज़ एनी आइटम विच इज़ लीगलाइज्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली इसको मनी को कानूनी हैसियत हासिल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये यूज़ होता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ऑर्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. मनी इज़ एनी आइटम और वेरीफेबल रिकॉर्ड that is generally accepted as payment for goods and services and repayments of debt. मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता है, इसलिए जनरली ये एक्सेप्टेबल होती है विद इन द कंट्री. और आउटसाइड द भी कंट्री इसको कुछ लीगलाइज किया जाता है. जैसे डॉलर है, वो हार्ड करेंसी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड लीगलाइज्ड है. तो और डेट पेमेंट को आप कह रहे रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, डेट इज़ मनी.
So money is anything that can used as a medium of exchange in order to buy goods and services. Functions of money. Money can also be defined by its functions. मनी को बेसिकली हम उसके फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं. देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट वन इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड वन इज़ यूनिट ऑफ अकाउंट. थर्ड वन इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये इसके फंक्शन है. इसको हम मतलब ये फंक्शन है जो इसकी डेफिनेशन को ज़ाहिर करते हैं. बेसिकली इसको डिफ़ाइन करने में हमें हेल्प आउट भी करते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बेसिकली यू वांट्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है. यू वांट टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब है वही बार्टर सिस्टम वाला सीन. आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है. लेकिन ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपका रोल प्ले करती हैं. मतलब कोई आदमी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो सर्विसेज तो नज़र नहीं आती, ठीक है. तो अब उसने क्या अर्न किया है, वो क्या लेके जाएगा मार्केट जिससे वो खुद गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सके. तो उसके लिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है. मतलब उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके बदले में उसे ये पैसा मिल जाएगा, मनी मिल जाएगी, ठीक है. वो मार्केट जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेगा और वो मनी वहाँ पे स्पेंड कर देगा. तो मनी जो है बेसिकली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है. सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज़ यूनिट ऑफ काउंट. ये मेजरेबल यूनिट है इसका. जैसे जैसे पाकिस्तानी करेंसी को हम रुपीज़ कहते हैं, अमेरिकन करेंसी को हम डॉलर कहते हैं, यूके की करेंसी को हम पाउंड कहते हैं, ठीक है, या यूरोपियन करेंसी को यूरो कहते हैं, तो या जापानीज येन है जैसे. तो ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट भी है. ये आप डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी एक सिंबल है बाकायदा, और इसको हम मेजर कर सकते हैं. मेजरेबल यूनिट्स हैं. तो जबकि और इस मेजर ये इसका फंक्शन है. मतलब आपने किसी से बेसिकली डेट लिया आपने, तो वो एक मेजरेबल यूनिट्स में है कि आपने उसको रिटर्न कब करना है, कैसे करना है. और आप और इवन आप एक मेजरेबल यूनिट्स को यानी कि रुपीज़ को और दूसरे मेजरेबल यूनिट्स के डॉलर के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं. आप और थर्ड मेजरेबल यूनिट पाउंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. ये सारा कंपेरेबल भी है और मेजरेबल भी है. तो ये भी इसका एक फंक्शन है बड़ा मेन. थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू आप इसे स्टोर कर सकते हैं. बार्टर सिस्टम की एक बड़ी डेफिशिएंसी ये थी कि आप गुड्स एंड सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते थे. तो इसकी मनी को आप स्टोर कर सकते हैं. ये इसका फंक्शन है मेजर. आप जितना मर्ज़ी पैसा हो आप स्टोर कर सकते हैं और बाद में गुड्स एंड सर्विस जब मर्ज़ी परचेज़ कर सकते हैं. तो ये भी इसका मेन फंक्शन है कि आप इसे स्टोर कर सकते हैं. आप डेट ले सकते हैं फिर और डेट रिटर्न कर सकते हैं, कर्ज़ा ले सकते हैं. डोमेस्टिक लेवल पे भी देख सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी दे सकते हैं आप कि आप डेट लेकर आप उसे रिटर्न कर सकते हैं. तो ये सारे इसके ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसका फंक्शन ऑफ मनी है. और ये लास्ट पे पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट लिक्विड एसेट. ये भी इसके फंक्शन में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि ये एक मोस्ट लिक्विड एसेट है. मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है जिसे आप फौरी तौर पर आप यूज़ कर सकें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मोस्ट लिक्विड एसेट का क्या मतलब है कि जिसे आप फौरी तौर पर यूज़ कर सकें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखिए गोल्ड जो है वो भी वो भी लिक्विड एसेट है. प्राइस बॉन्ड भी लिक्विड एसेट है. चेक जो आप देते हैं वो भी लिक्विड एसेट है. ये सारी चीज़ें लिक्विड है, ठीक है, जिनको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? मनी. बिकॉज उसको फौरी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा. मतलब कोई हो सकता है दुकानदार जो वो कह दे कि मैं गोल्ड नहीं भी लूँगा या मैं प्राइस बॉन्ड नहीं लूँगा, आप मुझे मनी दें. तो जबकि मनी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सेप्टेबल होती है हर जगह. तो आप ये मनी को कहेंगे मोस्ट लिक्विड एसेट है जिसे आप फौरी तौर पर जो है वो आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी which can better define the concept of money. Components of money, or you can say that components of money supply, or you can say that definitions of money supply.
बेसिकली हम इसको कैसे इकोनॉमिक्स में मेजर करते हैं, आप ये कह लें, या इसको हम कैसे इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी इज़ M1 मनी डेफिनेशन, और फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी इज़ M1 M1 बेसिकली कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स। इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एम बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। M1 इज़ इक्वल टू C करेंसी, CC कह लें, करेंसी इन सर्कुलेशन, एक ही बात है, प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स भी इसे कह सकते हैं। दोनों को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन दो पर मुश्तमिल होती है मनी। फर्स्ट M1 करेंसी कौन सी है? कॉइन्स एंड पेपर मनी दोनों इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। मैंने इसलिए बोला था करेंसी इन सर्कुलेशन, कि जो करेंसी सर्कुलेशन में है, जो लोगों के हाथों में है, घरों में है या हाथों में है, ठीक है, मतलब बैंक्स में नहीं है ऑब्वियसली, मतलब बैंक्स में नहीं है। कॉइन्स और पेपर मनी, ये मैंने नीचे लिखा हुआ, करेंसी इज इक्वल टू कॉइन्स प्लस पेपर मनी। करेंसी इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है। करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। और दूसरा मैंने बोला है कि चेकेबल डिपॉजिट्स, ये दोनों से मिलकर M1 बनता है। चेकेबल डिपॉजिट्स मतलब all deposits in the commercial banks and thrifts or saving institutions on which check of any size can be drawn। अब देखें, बेसिकली ये देखें आप कि जितने भी के कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं या थ्रिफ्ट क्या होते हैं या सेविंग इंस्टीट्यूशन, ये आप लोगों को आई थिंक सो आइडिया होगा शायद। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कमर्शियल बैंक, ये स्टेट बैंक एक होता है, सेंट्रल बैंक उसे बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं, ठीक है, वो सारे कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। और उसके अलावा थ्रिफ्ट्स और सेविंग इंस्टीट्यूशन, जैसे नेशनल सेविंग बैंक है, ठीक है, कौमी बचत बैंक, वो भी, और इस तरह के कुछ और बैंक भी हैं, जैसे फर्स्ट वुमेन बैंक है या कोई और, ठीक है, जहाँ पे सेविंग स्कीम्स भी होती हैं। या बाज़ औक़ात जो है ये आप कहीं डिफरेंट कंट्रीज़ में पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप पैसे जमा करवाते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स लिखा है। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब है कि जिसे आप चेक फिल करके जब मर्ज़ी निकलवा लें, या आप डिमांड डिपॉजिट्स कह दें, वो भी सेम चीज़ है कि जब डिमांड डिपॉजिट्स का भी यही मतलब है कि जब मर्ज़ी आप डिमांड करके अपने पैसे वापस निकलवा लें, ठीक है, चेक फिल करें और पैसा निकलवा लें अपना। तो ये भी इसमें आता है M1 में, मतलब ये भी सर्कुलेशन में मनी, आप जब मर्ज़ी अपने पैसे निकलवा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन विच चेक्स ऑफ एनी साइज कैन बी ड्रॉन, मतलब वो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आपने करवाए हुए। देखिए ना, जिस तरह मैंने बताया कि नेशनल सेविंग बैंक है, वहाँ पे 20-20 साल के लिए फ़िक्स भी पैसे हो जाते हैं, 5 साल के लिए भी फ़िक्स हो जाते हैं। तो वो वाले अकाउंट नहीं मैं शामिल कर रहा, यहाँ पे सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट शामिल कर रहे हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब यही है कि आपके ऐसे डिपॉजिट्स जिन्हें आप चेक के ज़रिए जब मर्ज़ी निकलवा सके, जितनी मर्ज़ी अमाउंट में निकलवा सके, तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स हैं। सो M1 कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स कह लें, चेकेबल डिपॉजिट कह लें या डिमांड डिपॉजिट कह लें, एक ही बात है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मनी जो यूजुअली यूज़ होती है M1, उसमें क्या क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन और दूसरा है चेकेबल डिपॉजिट्स। करेंसी इन सर्कुलेशन का मैंने बताया कि कॉइन्स भी हैं इसमें और पेपर मनी भी है, जो लोगों में सर्कुलेट हो रही है मनी वो है। और दूसरा जो लोगों के पैसे बैंक में पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स, ये भी इसमें शामिल होंगे। इन द फॉर्म ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब है कि जब मर्ज़ी वो इसे निकलवा सकते हैं। तो ये एक इसकी डेफिनेशन होगी M1 आप कह लें।
फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे एक और अनदर मेजरमेंट ऑफ मनी है आपके सामने, देखें M2 बोलेंगे उसे हम। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट MMDAs स्मॉल मनी। M2 लेस देन $1 lakh टाइम डिपॉजिट्स। MMF हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। ये हम देखते हैं आगे कि क्या होता है ये। अब देखें इसमें हमने क्या किया, बेसिकली आसान अल्फाज में हमने क्या किया है, M2 में पहले तो M1 मतलब C और D करेंसी इन सर्कुलेशन एंड चेकेबल डिपॉजिट शामिल किए, प्लस मैं सिंपल वर्ड में कहूँगा प्लस शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट शामिल किए हमने, शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट शामिल किए हैं। अब एक तो सेविंग डिपॉजिट वो होते हैं जिन्हें आप जब मर्ज़ी सारे के सारे निकलवा लें, जिस तरह आजकल बैंक्स में अकाउंट खुलता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो लेकिन आप पैसे जितने मर्ज़ी सारे के सारे निकलवा सकते हैं, वो भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। वो बेसिकली वो चेकेबल डिपॉजिट्स ही हैं कि जिन्हें आप जब मर्ज़ी सारे निकलवा सकते हैं, वो क्या है, चेकेबल डिपॉजिट। यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट से मुराद वो डिपॉजिट्स हैं जो कुछ अरसा के लिए फ़िक्स होते हैं। यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट देखें ना, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी ये है कि आप जब मर्ज़ी सारे के सारे पैसे आप निकलवा सकते हैं। जब सारे के सारे निकलवा सकते हैं तो वो हो गया चेकेबल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट से मुराद है ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कुछ अरसे के लिए फ़िक्स हों, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स को हम शामिल करेंगे। यहाँ पे ये दोनों टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट विच इज़ एन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट containing a variety of interest bearing short term securities, MMDAs, however, have a minimum balance requirement and a limit on how often a person can withdraw funds, ठीक है। ये स्मॉल टर्म टाइम डिपॉजिट होते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंक है, वो आपने पैसे सेविंग अकाउंट खुलवा लिया है, उसकी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपया, कि मिनिमम 1 लाख से वो ओपन होगा। जब करंट अकाउंट है उसकी कोई नहीं होती, ठीक है। और बाद सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनकी भी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ अकाउंट्स की होती है कि वो 10, वो एक्चुअली वो आपको रूटीन से हट कर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि 1 लाख जो है उसकी मिनिमम अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब आप जितने मर्ज़ी पैसे निकलवाते रहे आते रहे, लेकिन हर वक्त अकाउंट में कम से कम एक लाख जो है वो मौजूद होना चाहिए। ये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। या और भी इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं कि आप एक वक्त में या एक मंथ में जो है वो मैक्सिमम कितने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। एक शख्स जो है वो कितने पैसे निकलवा सकता है। ये सारे शॉर्ट टर्म, मतलब इसमें आपके कुछ पैसे शॉर्ट टर्म के लिए फ़िक्स हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फिक्स्ड अकाउंट मनी मार्केट डिपॉजिट्स अकाउंट बोलेंगे इसे। तो ये इसमें हम मनी डेफिनेशन M2 में हम इसके शामिल करते हैं। स्मॉल लेस दैन 1 लाख टाइम डिपॉजिट्स, फंड्स फ्रॉम टाइम डिपॉजिट्स बिकम अवेलेबल एट देयर मैच्योरिटी। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, ये भी इसमें शामिल होंगे 1 लाख से कम वाले स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब 1 लाख से कम वाले, मतलब ये टाइम डिपॉजिट्स हैं, फ़िक्स हो गए हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और ये मेच्योरिटी पे ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे आपको, उससे पहले नहीं मिलेंगे, फ़िक्स करवा दिए। अब ये क्यों लोग करवाते हैं, मतलब शायद आपके ध्यान में आ सकता है, बेसिकली इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा होगा ना, मतलब रूटीन वाइज इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि 7%, इस पर वो आपको 15% दे रहे हैं फ़िक्स करने के लिए 2 साल। वो आप जब मर्ज़ी निकलवा सकते हैं, उस पर कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आप 2 साल से पहले नहीं निकलवा सकते, 2 साल के लिए फ़िक्स हैं। 2 साल बाद आपने ₹1,00,000 जमा करवाया, आपको 1,25,000 जो है वो जितना भी देना हुआ मिल जाएगा। तो ये टाइम डिपॉजिट्स ये भी इसमें शामिल होंगे।
ये मेच्योरिटी का मतलब होता है जब आपका टाइम पीरियड मेच्योर हो, मतलब 2 साल है, 2 साल के लिए आपने फ़िक्स करवाए हैं पैसे, तो वो जो 2 साल बाद टाइम पीरियड का मेच्योर हो जाता है फिर वो आपको मिल जाएंगे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये MMMF जो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बाय इंडिविजुअल्स। By making a telephone call, using the internet, or writing a check of $500 or more, a depositor can redeem shares in a money market mutual fund offered by a mutual fund company। बहुत सारी कंपनी तो होती हैं वो फ़ंड ऑफ़र करती हैं, हम उनसे इंटरनेट के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए या जिस तरह भी हमें फिजिबल हो हम वो म्यूचुअल फ़ंड जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी पाकिस्तान ने जो है वो फ़लाँ म्यूचुअल फ़ंड कंपनी ने जो है वो बरतानिया में अपने फ़ंड जो है वो इतने के सेल कर दिए। वो बेसिकली यही चीज़ें होती है, उस पर फिर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, देते हैं। Such companies use the combined funds of individual shareholders to buy interest-bearing short-term credit instruments such as certificates of deposit or US government securities. Then they can offer interest on money market mutual fund accounts of the shareholders, depositors who jointly own those financial assets. The money market mutual funds in M2 include only money market mutual fund account held by individuals. Those held by business or and other institutions are excluded. अब बाज़ औक़ात कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह कोई कंपनी थी ये फ़ंड परचेज करती हैं तो वो हम यहाँ पे शामिल नहीं करें। ये सिर्फ जो इंडिविजुअल मतलब हमारे जैसे लोग जो हैं वो बाई कर लेते हैं इनको, तो वो ज़ाहिर है बाई कर लेते हैं, उनकी एक टाइम पीरियड होता है, वो फौरी सेल नहीं करते, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होते हैं। वो जितना आप टाइम पीरियड ये समझ ले बढ़ाते जाएंगे मेच्योरिटी का, जितने लॉन्ग टर्म क्या मतलब परचेज़ करेंगे जितने लंबे अरसे के, उतना ही उनका इंटरेस्ट रेट वो आपको ज़्यादा देंगे, उतना ही आपको इंटरेस्ट रेट या मार्कअप ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। ये देखें शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं या कोई क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं, ठीक है, कि आपको ये इतने पैसे आपने म्यूचुअल फंड परचेज़ कर लिए हैं, ठीक है, या आप कह रहे हैं US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिस तरह। तो इस तरीके से ये सारे, अब चूँकि ये सारे जो हैं M2 में शामिल होंगे। अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज देता हूँ कि M1 में M2 में क्या डिफरेंस है। M1 में देखें करेंसी इन सर्कुलेशन है प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स है, मतलब जो हमारे दरमियान करेंसी मूव करी वो है, प्लस चेकेबल डिपॉजिट्स हमारे जो बैंक्स में पैसे पड़े हैं जिन्हें हम चेक के ज़रिए निकलवा सकते हैं वो शामिल है। तो M2 में हम क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स भी शामिल है, मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऐसे पैसे हमारे जो मतलब कहीं फ़िक्स हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब 6 माह के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए कहीं फ़िक्स हैं। तो वो 3 तरह के सामने आपके मैंने तीनों एक्सप्लेन किए हैं, तो वो उन्हें हम जो है वो निकलवा सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद या मैच्योरिटी के बाद, तो वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये M2 बन जाएगा, डेट इज़ अनदर मेजरमेंट ऑफ मनी। इसी तरह M3 भी है, M3 इज़ इक्वल टू M2। अब M2 में उस C भी आ जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, चेकेबल डिपॉजिट भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, प्लस अब मैंने पहले तीनों टर्म जो है वो M2 की बोली हैं, प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट। बहुत सारे लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस करवाइए 20 साल बाद उसकी मैच्योरिटी है, ठीक है, आप डिपॉजिट करवाते जा रहे हैं 20 साल बाद निकलवाते हैं, ठीक है। आप नेशनल सेविंग बैंक में जो है वो पैसे फ़िक्स करवा देते हैं 10 लाख, और आपने 20 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आपको मिलेगा डबल ट्रिपल जितना भी। तो ये लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट है, उससे पहले आप नहीं निकलवा सकते, तो वो भी इसमें सारे शामिल होते हैं। तो ये M3, ये 3 मेजरमेंट यूजुअली हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो है वो M2 यूज़ होती है। हाउएवर डिफरेंट मेजरमेंट्स है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी। कमोडिटी मनी जैसे मैंने बताया था, द मनी विच हैज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी। द मनी विच हैज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है?
बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप कह लें कि एक कॉइन है, ठीक है, 10 रुपये वाला कॉइन है, तो उसकी वो जो धात की जो कीमत है, जिस धात का बना उस धात की जो कीमत बनती है उसको, वो 1 रुपये की है या 2 रुपये की, जितनी भी धात की कीमत बनती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बार्टर सिस्टम ख़त्म होने के बाद, ठीक है, जब मनी इंट्रोड्यूस करवाई गई तो स्टार्ट में जो है वो कमोडिटी मनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मतलब आप कह लें कि गोल्ड के और सिल्वर के और प्रीशियस मेटल्स के बने होते थे कॉइन्स। उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो कॉइन्स थे वो उनकी वैल्यू उसके बाद भी, मतलब गोल्ड वगैरह तो काफ़ी प्रीशियस थे, उसके बाद भी जो कॉइन आने शुरू हुए वो भी, मतलब उनकी भी वैल्यू काफ़ी होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। तो द मनी विच हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी, तो उनको हम कमोडिटी मनी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे भी कॉइन यूज़ होते हैं, अगर आप देखें कॉइन अब बहुत हल्के हल्के निकाल दिए हैं तो जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना होने के बराबर है। अगर आप इससे पहले देखें तो कुछ हैवी कॉइन्स थे, ठीक है, तो वो लोगों ने पिघला पिघला के बेचना भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो 2 रुपये का जो कॉइन था वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शायद 2 से भी ज़्यादा थी। तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, डेट्स वाई जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज कर दिए हैं, बड़े लाइट वेट हैं और शायद अब इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जिन जिन जिस मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हो, आप समझ रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हो, मतलब उसकी इस कॉइन की या उसकी कीमत हो, जो कागज़ का है वो पेपर मनी है, उसकी तो ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो कागज़ इतना किसी काम का नहीं है, तो उसकी तो ऑब्वियसली पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए कॉइन की में भी इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन अब जो कॉइन शुरू हुए हैं लाइट वेट, तो होपफुली उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो द मनी विच हैज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कॉल्ड कमोडिटी मनी, एंड द मनी विच हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कॉल्ड फिएट मनी। आप देख सकते हैं कि पेपर मनी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी। पेपर मनी जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो ये सारी क्या है, फिएट मनी है। और कमोडिटी मनी मतलब जो इससे पहले कॉइन, हैवी कॉइन यूज़ होते थे, या आप कह लें कि प्रीशियस मेटल के भी कॉइन, अशरफियाँ यूज़ होती रही हैं, तो वो जो कॉइन थे वो कमोडिटी मनी की एग्जांपल थे। तो फिएट मनी की एग्जांपल पेपर मनी है बेसिकली, विच हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी अपनी वैल्यू, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मतलब एक पेज है तो पेज की क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, वो तो गवर्नमेंट ने ऊपर लिख दिया, इशू कर दिया है, लीगलाइज कर दिया है, लीगल टेंडर मनी है, ठीक है। तो अदरवाइज उस पेज की वैल्यू जो है वो अंदरूनी वैल्यू, वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाते हैं, वो नहीं है। सो पेपर मनी इज़ फिएट मनी। लीगल टेंडर मनी, जैसा मैंने बताया कि ये एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल होती है मनी, ठीक है, गवर्नमेंट ऊपर अपनी स्टैंप कर देती है। तो एक्सेप्टेबल ऑफ पेपर मनी इज स्ट्रेंथन बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड करेंसी एज लीगल टेंडर। तो उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट उसे लीगलाइज कर देती है। कोई भी शख्स जो है उसको मतलब वसूल करने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कह सकता कि ये लीगल नहीं है, मैं नहीं परचेज इसे लूँगा, तो इसको लीगल हैसियत हासिल है। तो इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्लियर है ना, जिससे गवर्नमेंट लीगलाइज कर दे, सिंपल है। लीगल टेंडर मनी क्या है, जिसे गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज कर दे, उस पर लिख देती है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया और सेंट्रल बैंक इस तरह। तो उसकी आगे दो टाइप्स हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और ये जो लीगल टेंडर मनी होती है ये जनरली एक्सेप्टेबल होती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ती है, ठीक है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, आप देखें इसमें लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। मतलब लिमिटेड, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंक आप पैसे जमा करवाने जाते हैं, तो आपने 10 लाख जमा करवाना है, आप 10-10 वाले नोट ले जाएं, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, बल्कि कर देते हैं, वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि बड़े नोट लेके आए, हमने ये जमा नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, वो वो बेसिकली सही तरीके से आपको मतलब मना कर रहे हैं, क्योंकि वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। ये 10 रुपये का नोट जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आएगा,
इवन 50 का कह लें आप, वो भी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आएगा, जो एक हद तक वसूल किया जाता है। आपने मतलब घर बेचा है, 50 लाख लेना है आदमी से, अब वो 10-10 के नोट जो है वो एक ट्रक पे लाद के जो है वो ले आए आपके पास, ये लें, तो वो आपसे लेंगे। तो डेट्स वाई जो है ये जो स्मॉल मनी आप कह लें कि 10 रुपये का नोट या कॉइन्स कह लें, या आप कह लें 50 का नोट जो है या 100 का नोट भी कह लें, तो ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। लीगलाइज्ड है लेकिन एक लिमिट में वसूल की जाती है। लीगलाइज तो है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड है, एक लिमिट में वसूल की जाती है। इसी तरह जो बड़े नोट है आप कह लें 500 का, 1000 का, वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो वो जितनी मर्ज़ी ले आए वो एक्सेप्टेबल है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाएगी। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आप अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आप मुझे जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आप गूगल क्लास स्टूडेंट्स मेरे स्पेशली जो है वो गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन सेशन के दौरान मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। आप फर्दर भी रीड कर सकते हैं, ये मैंने रेफरेंस भी कोड किया हुआ है बाय मैकॉनल ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर 31 मनी एंड बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।